हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं अब तक के इतिहास में 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं इनका प्रश्नों का एक कलेक्शन होता है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के अगर सेशन की शुरुआत करिएगा, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एसआई यूनिट जो आपकी होगी यह है जूल, है ना। ऊर्जा को किसमें नापा जाता है तो जूल बता दीजिएगा। और साथ साथ एक मेरा प्रश्न आपसे होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि जूल ऊर्जा के अलावा किस भौतिक राशि का मात्रक है ना। तो उस भौतिक राशि को भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें होती हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। इन तीनों के आविष्कार आपसे आविष्कारक पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछी जाएगी तो बताइएगा जे टॉमसन, है ना। ये तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका नामकरण जो किया है वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो बता दीजिएगा सी चैडविक ने। तो तीन कणों को आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे टॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की मतलब सी चैडविक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इंटरनल मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अंतःस्रावी का उल्लेख नहीं होता, तब तो आप सीधे बताते यकृत यानी लीवर। लेकिन यहाँ अंतःस्रावी की बात हुई है और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करिएगा तो ये ग्रंथि आपकी हो जाएगी थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इस ग्रंथि को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसी को जो है आप अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में थायराइड ना लिख के जो है अवटु ग्रंथि भी लिख देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड बताइएगा या अवटु ग्रंथि बताइएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता है तब बताइएगा लीवर या यकृत, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, खट्टे पदार्थों की कमी से होता है। विटामिन सी याद रखिएगा, है ना। विटामिन सी की कमी से आपका जो है मानव स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, खट्टे पदार्थों में आपका मिलता है। ये जो जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, तो इसकी कमी से आपका होगा स्कर्वी रोग। और यही अगर पूछ दिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो बता दीजिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, श्री रामनाथ कोविंद जो आपके हैं वह भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन जाता है ना। भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्रम अगर आपसे पूछा जाएगा 14वां बता दीजिएगा, है ना। वर्तमान राष्ट्रपति आपके श्री रामनाथ कोविंद जो इस समय आपके जो है वाराणसी के दौरे पर भी हैं आज। और ये जो है भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। मूल रूप से कानपुर से इनका संबंध है। और जब इन्होंने राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था तो उस समय जो है बिहार के राज्यपाल भी थे, है ना। तो 14वां क्रम क्या याद रखिएगा। पहले राष्ट्रपति अगर पूछे जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे। और अगर आपसे पूछा जाए पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद ग्रहण करते समय किसी भी दल से कोई संबंध नहीं था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके अलावा भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था तो उससे मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हाँ, मीरा देवी सिंह पाटिल ना, प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल जो है आपकी पहली महिला राष्ट्रपति थी 2007 से लेकर 2011 तक, है ना। इतनी चीज़ें हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में। अगर इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं, इनको आपको हर हालत में ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति पद का
चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों संबंधित अनुच्छेद 51 है। मौलिक कर्तव्यों संबंधित अनुच्छेद 51 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस अनुच्छेद को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य रूप से लिए गए हैं। 42वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन आपका हुआ था 1976 में, 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर यह संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A और भाग 4 को अमेंड किया गया था, जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 0 थी, लेकिन 42वां जो आपका 76वां अमेंडमेंट आपका है, सॉरी 42वां अमेंडमेंट है 1976 में, इस अमेंडमेंट के द्वारा ही जो है ये 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर ये अमेंडमेंट आपके किए गए थे। और 1976 के अमेंडमेंट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि मानव तस्करी तथा जबरन श्रम, है ना, मानव तस्करी तथा जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अधीन है। किस मौलिक अधिकार में ये चीज का उल्लेख किया गया है? इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक की बात कही गई है, किस मौलिक अधिकार में चीजें कही गई हैं आपको बताना है। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उसमें से एक मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में आपका आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। मानव तस्करी की बात हो रही है, मानव तस्करी पे रोक और साथ ही साथ बलात् श्रम आप क्या निषिद्ध किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23। तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में आपका इसका उल्लेख होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है कि विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। संघाई मैगलेव, है ना। देखिए नाम इसका क्या है, संघाई मैगलेव। संघाई मैगलेव ये जो है आपकी विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। चीन में चलती है ना, चीन में चलती है और 267 माइल पर आवर 267 माइल्स पर आवर की गति से जो है ये गति करती है। तो विश्व में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए बताइएगा संघाई मैगलेव जो कि चाइना में चलती है ना। यही मेरा प्रश्न होगा, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है ना। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्लेशियर एक्सप्रेस। ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह किस देश में चलती है? बहुत ही रेयर क्वेश्चन, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तब तो फिर जो है आपको परेशान करके रख देंगे, क्योंकि अगर सही हुए तो अच्छी बात है, नहीं सही होंगे तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ चलती है? यूरोपीय देश, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड, है ना। ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में चलती है और स्विट्जरलैंड को जो है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि वायु का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है ऑक्सीजन है? जितना आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट भाग की बात हो रही है, मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है? तो बता दीजिएगा 21%, नियर अबाउट 20 है, 20.6 समथिंग आपका 20% कहिएगा या 21% कहिए, या अगर भाग की बात करेगा तो 1/20 भाग जो है वायुमंडल में क्या है, वह ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, लगभग 20% इसका जो है भाग होगा वायुमंडल में। और सबसे अधिक मात्रा में अगर मैं पूछूं कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या बताएंगे? नाइट्रोजन या नत्रजन, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे सिंधु कालीन सभ्यता का स्थल कालीबंगा है ना। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सिंधु कालीन सभ्यता कहिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता कहिएगा, कालीबंगा किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, राजस्थान में, है ना।
राजस्थान में कालीबंगा की लोकेशन है। और पूछा जाए किस नदी के किनारे पर है, तो एक नदी यहाँ पहले प्रवाहित होते थे, घग्गर, है ना। घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा नामक स्थान है। और कालीबंगा से ही, कालीबंगा वह प्लेस है जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, और साथ ही साथ लकड़ी के नालियों के साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं कालीबंगा से। अगर प्रश्न बनता है जनरली आप लोग के स्तर पर, तो आपसे इसकी लोकेशन ही पूछी जाएगी, राज्य पूछा जाएगा, और नहीं तो 2-3 चीज़ याद रखिएगा, लकड़ी के नाली के साक्ष्य, अग्निकुंड, और साथ ही साथ काले रंग की चूड़ियाँ आपकी इस स्थान से मिली हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, यह किस वर्ष कालीकट पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न आपका 100% मिल ही आता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, यह किस वर्ष आया था भारत में, तो 1498 में जो है ये आपका भारत आया था। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि यह पहला पुर्तगाली था जिसने कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट पहुंचा था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कालीकट भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिएगा। और साथ ही साथ वास्को डी गामा कितने बार भारत आया था, यह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे अंतिम प्रश्न का आपका होगा, भारत में काजू का प्रथम परिचय किसके द्वारा कराया गया था। भारत में पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे। पुर्तगाल के लोग आए थे, नीदरलैंड के लोग आए थे, इसके बाद आपका डच आए थे, और साथ ही साथ इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग आए थे। इन चारों में से किसने काजू का प्रयोग सबसे पहले, काजू का परिचय भारतवासियों से किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। काजू का परिचय किसने कराया था, पुर्तगाल के लोगों ने, है ना। पुर्तगाल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। PDEF सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, और सबसे लास्ट में फ्रेंच। ये क्रम आपसे पूछा जाता है। भारत में जब व्यापारियों के आने का क्रम शुरू हुआ था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, है ना, फिर डच, फिर इंग्लिश, और फिर सबसे लास्ट में फ्रेंच। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। तो पुर्तगाली ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि काजू का पहली बार प्रयोग इन्होंने भारत में शुरू किया था, है ना। तो इसका उत्तर आपका पुर्तगाली हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बेहतरीन सेशन आपके लिए रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा, निश्चित रूप से जो है आप प्लस पॉइंट आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।